स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन। अब आज हम लोग बहुत ही नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत बेसिक सा चैप्टर है एंड ये चैप्टर आगे चल के आप लोगों को हायर स्टडीज में भी काम आएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, इट इज क्लास 9th चैप्टर एंड सेल के बारे में हम लगभग सारी ही चीजें पढ़ लेंगे। आगे 11th में आप लोगों को काफी ज्यादा इससे रिलेटेड मतलब क्वेरीज भी आएंगी एंड एक चैप्टर भी है 11th क्लास में आप लोगों का, तो बहुत ही मजा आएगा। अभी से ही बेसिक्स क्लियर कर लो ताकि आगे चल के आप लोगों को दिक्कत ना हो। मैंने इस चैप्टर का आप लोगों को ओवरव्यू दिया था, अगर आपको याद होगा तो, एंड आज से मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों को सेल का एक ओवरव्यू दे दूंगी एंड लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 करते हुए हम पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। धीरे धीरे मैं आप लोगों को सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बता दिया करूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ब्रांड न्यू चैप्टर। नाउ व्हाट इज सेल? सेल होता क्या है? सबसे पहले सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में, आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में इमेजिन कर सकते हो कि कोई भी जिंदा जीव, कोई भी लिविंग थिंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा ही होता होगा, वो जैसा भी होता होगा, वो एक सेल का बना हुआ होगा। वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स के ही बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल का ही मॉडिफिकेशन होता है। सो हम भी जो इंसान हैं, वी आर द ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर द मोस्ट इवॉल्व्ड, मोस्ट डेवलप्ड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और हम भी सेल के ही बने हुए हैं। छोटे से छोटे बैक्टीरियाज इस रूम में, इस स्टूडियो के अंदर, मैं अभी अकेली हूँ, लेकिन कम से कम करोड़ों टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर इस रूम के अंदर मेरे साथ। ठीक है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो सारे सेल के बने हुए होंगे। यानी कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपको इतने बड़े फॉर्म में दिख सकते हैं और जो आपको नेकेड आई से दिख भी नहीं सकते, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज से बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। सो दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। नाउ द सेल, फ्रॉम लैटिन वर्ड, इट्स मीनिंग इज स्मॉल रूम। जो ये छोटा सा कमरा है, ऐसे छोटे छोटे कमरे बहुत सारे होते हैं तो एक घर बनता है। या फिर आप एक तरह से ये समझ लो कि अगर आपको घर बनाना है तो आप छोटे छोटे ईंटों को जोड़ के घर बनाते हो। उसी तरीके से सेल्स भी, छोटे छोटे सेल्स को हम जोड़ के उसके एग्रीगेशन से हम एक पूरी की पूरी लिविंग बॉडी बनाते हैं। इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड biological unit of all known living organisms. Cells are the smallest unit of life. सबसे छोटी यूनिट होती है, सेल से छोटा कुछ होता ही नहीं है। जैसे अगर हमारी बॉडी है, हम ह्यूमन बींग्स की बॉडी है, तो हम बोलेंगे कि ह्यूमन बींग्स आर मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन सिस्टम, राइट? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से हम बने हुए हैं। हमारे बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारी स्किन है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेंस ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ऑर्गन से बने हैं, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से बने हैं। नाउ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स किस चीज से बने हुए हैं? एग्रीगेशन ऑफ टिश्यूज से, अलग अलग तरह के टिश्यूज से बने। एंड नाउ टिश्यूज किस चीज से बने हुए हैं? बहुत सारे एग्रीगेशन ऑफ सेल से बने हुए हैं। तो दैट मीन्स कि जब बात आ जाती है सबसे स्मॉलर यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट की, सबसे बेसिक यूनिट की, जिसके आगे कोई तोड़ नहीं है, जिस चीज का, सेल के बाद हम किसी चीज को तोड़ नहीं सकते, तब हम आ जाते हैं सेल पे। सेल को हम ये नहीं कह सकते कि सेल किस चीज से बना हुआ है। सेल के अंदर की हम चीजें समझ सकते हैं कि सेल जो है उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, बहुत सारे हैं, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हम सब कुछ समझ सकते हैं। लेकिन अब सेल बने किस चीज से हैं, सेल को तोड़ के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। सेल नहीं होगा तो
कोई भी किसी भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। एंड हेंस दे आर ऑफन रिफर्ड टू एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक्स का क्या मतलब है? उसी से हमारी लाइफ बनी ही हुई है, उसी से हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं, ठीक है। फॉर्मेशन हुआ है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का। ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, नॉट इवन मिलियंस, नॉट इवन बिलियंस, बट ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, जिसमें कितने जीरो होंगे उसका कुछ आइडिया भी नहीं, राइट। तो इतने सारे सेल्स के एग्रीगेशन से टिश्यूज बने, इतने सारे अलग अलग टाइप के टिश्यूज। अब देखो सेल वाला चैप्टर हो जाएगा तो मैं आप लोगों को टिश्यूज पढ़ाऊंगी। टिश्यूज में कौन कौन से अलग अलग टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, वो सारी चीजें आ जाएंगी। फिर टिश्यूज के बाद वो सारे टिश्यूज कौन से ऑर्गन्स बनाते हैं और कौन सा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी, राइट। सो दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी, take in nutrients from food, convert those nutrients into energy and carry out specialized functions. अब चलो एक बात बताओ, हमें पता है कि हम खाना खाते हैं, पर हम खाना क्यों खाते हैं? आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हो, आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हो, आपको एनर्जी फील नहीं हो रही तो आप खाना खाते हो। तो क्या ऐसा है खाने में जिससे आपको एनर्जी फील होने लग जाती है? जैसे अगर 2 दिन तक अगर आप व्रत रखते हो, फास्ट रखते हो और किसी भी रीज़न से आप खाना नहीं खा पाए, गुस्सा हो गए मम्मी से, मम्मी ने बहुत डांट दिया, बहुत गुस्सा आ गया, या फिर आपके किसी दोस्त ने, किसी बहुत ही दिल के करीब इंसान ने खाना नहीं खाया तो आपने भी बोल दिया कि तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, और आपने खाना नहीं खाया। आपको अगले ही दिन से फील होने लग जाएगा कि आप वीक फील कर रहे हो, आपको थोड़ा सा डिजीनेस फील होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं कर पाओगे, आपका पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने का मन ही नहीं करेगा। सो फिर आप बोलोगे नहीं, कोई खाना खाए या ना खाए मुझे खा लेना चाहिए, इतना तो सेंस आ ही गया है कि खुद का खा लेना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप खाना खा लेते हो और थोड़ी देर में आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज फील करते हो, आपको लगता है कि हाँ बॉडी में बहुत अच्छी एनर्जी आ गई है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, पेट भर गया है, अब जाके पढ़ने में मन लगेगा या कोई भी काम करने में मन लगेगा। तो एक्चुअली जो वो जादू है ना, वो आपके खाने में नहीं है, वो आपके खाने में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स है ना, उस न्यूट्रिएंट्स को सारे सेल्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है, जो कि प्रोडक्शन भी करता है एनर्जी की इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड वो एनर्जी फिर आपके बॉडी के हर एक सेल में जब जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, एंड देन यू फील एनर्जाइज्ड एंड एक्टिवेटेड ड्यूरिंग योर टाइम। चलो, तो इतना समझ में आ गया कि खाना खाना जितना इम्पोर्टेंट है, आपके बॉडी के हर एक सेल तक उस खाने के न्यूट्रिएंट्स पहुंचने भी उतने ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। चलो, सेल्स हैव मेनी पार्ट्स ईच विथ अ डिफरेंट फंक्शन। सेल के पास बहुत सारे पार्ट्स हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया कौन कौन से पार्ट्स हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स, एंड सेल के आउटर लेयर्स, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर्स, फिर सेल के अंदर के न्यूक्लियस जिसमें आपका जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। और सबका अपना अपना डिफरेंट फंक्शन है। अब जैसे कि सेल जो है उसका जो आउटर लेयर है, आउटर कवरिंग है, सेल को हम क्यों ही कोई कवर करेगा, छोटा सा तो सेल है जिसे हम देख भी नहीं सकते अपने आईज से, उतने छोटे सेल को कवर करने की क्या जरूरत है? क्योंकि वही सेल्स बहुत सारे एग्रीगेशन में टिश्यूज बनाते हैं। अब उस सेल को अगर एक सेल को भी डैमेज हुआ तो धीरे धीरे करके सारे सेल्स भी डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। तो हर सेल का प्रोटेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड प्रोटेक्टेड रहने के लिए हमें उसे सेल मेम्ब्रेन से कवर करना होता है। प्लांट्स में उससे भी ज़्यादा एक सुपरफिशियल कवरिंग भगवान जी ने दी है प्लांट्स को, ठीक है, प्लांट के सेल्स को, और उसका नाम है सेल वॉल। बहुत ही ज़्यादा टफ कवरिंग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल है जो कि हम प्लांट के सेल को स्टिफ रखता है, प्रोटेक्टेड रखता है, और किसी भी तरह के इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से उसे बचाता है। तो नाउ
रॉबर्ट हुक 1965 में he discovered cells while examining a thin slice of cork through a self-designed microscope. He observed that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of numerous टाइनी कंपार्टमेंट्स। अब देखो, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने आइडेंटिफाई किया था, ये हमेशा याद रखना, रॉबर्ट हुक ने आइडेंटिफाई किया था एक सेल को, उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है, डिस्कवर कर लिया था, आइडेंटिफाई कर लिया था, पर उसके बारे में उनको कुछ पता नहीं था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि सेल क्या होता है। उन्होंने देख लिया कि अच्छा ऐसी कोई चीज होती है। कॉर्क के सेल्स को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने देखा कि हनीकॉम की तरह का स्ट्रक्चर, हनीकॉम कैसा होता है, देखो मैं बताती हूँ। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हनीकॉम का, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब इससे क्या पता चला कि इट रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। सो द माइन्यूस्क्यूल बॉक्सेस आर रिफर्ड टू एज सेल। तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर एक स्लाइस रखा कॉर का, तो उनको जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे, वही कंपार्टमेंट्स सेल्स थे। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ऐसे करके बहुत सारे सेल्स उन्होंने देखे एक स्लाइस में ही, एक कॉर के स्लाइस में ही उन्होंने इतने सारे सेल्स देख लिए। अब देखो, सेल्स भी दो तरह के होते हैं, ऑब्वियसली होंगे ही, सबका क्लासिफिकेशन है तो सेल का क्यों नहीं होगा। इन सेल का तो बहुत ही अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। चलिए, तो दो तरह के सेल्स होते हैं, सबसे पहले है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी, सो टेंशन नहीं लेना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की एक बात खास है कि वो हमेशा ही यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि जिस भी ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपको पता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल के ही बने हुए हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है जो कि पूरे बॉडी का फंक्शन कैरी आउट करते हैं। For example, bacteria, blue-green algae, these are the example of prokaryotic cell या फिर prokaryotic organisms. Prokaryotic cell यानी कि वो organism जिनकी बॉडी में prokaryotic cell पाया जाता है, या prokaryotic organisms वो organisms जो prokaryotic cells वो cells जो prokaryotic cells में पाए जाते हैं, यानी दोनों ही चीजें एक ही चीज है। इंसान है, इंसान के अंदर जो पाया जाता है या जो पाया जाता है इंसानों में, सेम चीज, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? इसमें भी यूनिसेलुलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे और मल्टीसेलुलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे। आप बताइए, हम इंसान यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है? आपका क्वेश्चन है ये। ऑब्वियसली मल्टीसेलुलर है। हम क्या दिख रहे हैं, इतनी बड़ी बॉडी आपको दिख रही है, तो क्या ये एक ही सेल से बनी हुई होगी? ये ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल दिया हुआ है अमीबा। मल्टीसेलुलर में भी दो तरह के सेल्स हो जाते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। प्लांट में प्लांट सेल पाया जाता है, एनिमल्स में एनिमल सेल पाए जाते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं हम डिस्कवरीज में कि कौन कौन से डिस्कवरीज हुई सेल के बारे में। सबसे पहले रॉबर्ट हुक का नाम आएगा 1665। ही नोटिस द प्रेजेंस ऑफ सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस। एक कॉर्क स्लाइस में उन्होंने सेल का प्रेजेंस नोटिस किया, उन्होंने डिस्कवर किया, पर उन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी सेल के बारे में। ये हमेशा याद रखना आप लोग, रॉबर्ट हुक ने एक्सप्लेन नहीं किया था सेल को, उन्होंने सिर्फ डिस्कवर किया था। एंटोन वॉन लीवनहुक ने 1674 में ही नोटिस द प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर। एंटोन वॉन लीवनहुक क्या थे, उनको ना हर एक चीज को माइक्रोस्कोप के अंदर देखने का बड़ा शौक था। उनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती थी कि वो छोटी छोटी चीजों को और ज्यादा डीप में और ज्यादा डिटेल में नोटिस करें, उसको स्टडी करें उस चीज के बारे में। तो वो क्या करते थे,
एक दिन वो पॉन्ड के किनारे बैठे थे, उन्होंने थोड़ा सा सैंपल लिया पॉन्ड वाटर का, और आप समझ ही सकते हो पॉन्ड वाटर कैसा होगा, बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर तो होगा नहीं, वो बहुत सारी उसमें गंदगी भी होगी, उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होंगे, उसमें अमीबा होगा, पैरामीशियम होगा, यूग्लिना होगा, ऑब्वियसली होगा ही ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी, ये सारे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड पॉन्ड वाटर में aquatic organism है तो वहां पर जिंदा रहते हैं। सो ही फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अ लिविंग सेल। रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था दैट वाज अ डेड सेल, क्योंकि कॉर्क की स्लाइस में डेड सेल्स होते हैं, जाइलम टाइप के सेल्स होते हैं ना। जाइलम मैं आगे चल के अगले चैप्टर में बताऊंगी कि क्या होता है। तो एक तरह से समझ लो कि वो सेल डेड था। अब इसमें जो सेल उन्होंने देखा एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने पॉन्ड वाटर में, दैट वाज अ लिविंग सेल, और वो सेल चल रहा था, लोकोमोशन कर रहा था। उनके तो होश उड़ गए बिल्कुल से। उन्होंने कहा भाई साहब ये क्या चीज है। सो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। भाई सेल है तो है, वो तो छोटी चीज है ही, उसके अंदर एक और बहुत ही छोटी चीज है, एंड दैट इज अ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, ये सारी चीजें भी है पर बाद में है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, ये इंपॉर्टेंट है। पुरकिंजे ने 1839 में इन्वेंट किया टर्म प्रोटोप्लाज्म, विच इज अ लिक्विड प्रेजेंट इन अ सेल। सेल के अंदर जो लिक्विड फ्लूइडी सा सब्सटेंस होता है ना, जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, दैट लिक्विडी सब्सटेंस, दैट फ्लूइडी सब्सटेंस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। फाइन। प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच का जो डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को, चलो मैं थोड़ी देर में बता देती हूँ, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, एक चीज का बस अंतर है छोटा सा। श्लिडन एंड श्वान ने 1938 एंड 1939 में सेल थ्योरी प्रपोज की थी। सेल थ्योरी क्या है ये भी मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। चलो, वर्श और रुडोल्फ इनका पूरा नाम था, इनका पूरा नाम है रुडोल्फ वर्शो। इन्होंने 1855 में सजेस्ट किया कि सारे ही सेल्स पहले के ही एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए होते हैं, और ये सेल थ्योरी को बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रोवाइजेशन करवाता है। ये इनका लाइन, ये इनका एक स्टेटमेंट कि ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल कम फ्रॉम सेल्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर, यानी पहले से जो सेल्स ऑलरेडी नेचर में, ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में थे, उन्हीं सेल में से नए नए सेल्स बन के निकल रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने जाने अनजाने में सेल के ग्रोथ और सेल के रिप्रोडक्शन के बारे में भी बता दिया था, एंड ही हैड नो आइडिया अबाउट इट। उन्होंने बता दिया, इसी से तो पता चलता है ना कि पहले के सेल से नए सेल्स जनरेट हुए, दैट मींस रिप्रोडक्शन। पहले का ही सेल टूट के दो सेल्स में डिवाइड हो गया, दैट इज अ ग्रोथ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम चीज है, क्योंकि वो बाइनरी फिजन यानी कि सेल डिवीजन से ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और सेल डिवीजन इज अ टाइप ऑफ सेल ग्रोथ। सेल की ग्रोथ होती है, सेल का नंबर बढ़ता है, सेल का साइज भी बढ़ता है। चलो आ जाते हैं हम सेल थ्योरी पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है। सेल थ्योरी ऑलमोस्ट मतलब पक्का पक्का सा है कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। सेल से जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें आप सम्मान के चलो कि सेल थ्योरी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा ही जाएगा। So cell theory was given by Matthias Schleiden and Theodor Schwann. Matthias Schleiden क्या थे? He was a botanist. And Theodor Schwann क्या थे? He was a zoologist. आप लोगों को पता है zoologist और botanist में क्या डिफरेंस होता है? zoologist जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स की स्टडी करते हैं। जितने भी एनिमल्स है ना दुनिया में, उन सब की स्टडी करने वाले को जूलॉजिस्ट बोला जाता है। और एनिमल्स जो लाइफ साइंस का एक ब्रांच है एनिमल्स की स्टडी करने का, उस ब्रांच को हम जूलॉजी बोलते हैं। बॉटनिस्ट क्या होते हैं? ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे क्या बोलते हैं, बॉटनिस्ट वो होंगे जो बायोलॉजी के प्लांट के ब्रांच के बारे में स्टडी करते हैं एंड उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो दे आर द बॉटनिस्ट। तो यहाँ पे श्लिडन वाज अ बॉटनिस्ट जो सिर्फ
प्लांट के बारे में स्टडी करते थे, और श्वान वाज अ जूलॉजिस्ट। कैसे याद रहेगा? श्वान, स्वान करके एक बर्ड होती है ना, वो तो एनिमल में ही आएंगे, एनिमल किंगडम में ही आएंगे। तो व्हाइट स्वान जो होती है, तो उससे आप याद रखना कि जहाँ पे स्वान वर्ड आ जाएगा, ही वाज अ जूलॉजिस्ट। और जो दूसरे होंगे ऑब्वियसली वो तो दूसरे वाले तो बॉटनिस्ट ही होंगे, तो दूसरे वाले का नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है, निमोनिक्स आपके बन ही गए। अब उसे भी मॉडिफाइड किया था किसने? रुडोल्फ वर्शो ने। क्या बोलकर? अभी वही चीज जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखाई, दैट ऑल सेल्स कम फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। सो ओके, पहला पॉइंट क्या था सेल थ्योरी का? अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सेल थ्योरी का पहला पोस्टुलेट है। पूछा जाएगा व्हाट आर द टू पोस्टुलेट्स, आपको पहला दो लिखना है। पूछा जाएगा व्हाट आर द थ्री पोस्टुलेट्स, आपको तीसरा पॉइंट तब लिखना है, क्योंकि जो तीसरा पॉइंट है वो स्लिडन एंड श्वान का दिया हुआ सेल थ्योरी नहीं है, वो वर्शो का सेल थ्योरी है। यानी कि सेल थ्योरी स्लिडन श्वान ने लिखा था, पोस्टुलेट किया था, पर उसे मॉडिफाई करने वाले रुडोल्फ वर्शो थे। जब भी आपसे सेल थ्योरी में 2 पॉइंट्स पूछे जाएंगे, आपको शुरुआत के 2 पॉइंट्स लिखने हैं, तीसरा पॉइंट तब नहीं लिखना है। जब आपसे पूछा जाएगा टोटल सारे के सारे पोस्टुलेट्स इंक्लूडिंग रुडोल्फ वर्शो के भी एक स्टेटमेंट, तब आपको तीनों ही पॉइंट्स लिखने हैं। दूसरा पॉइंट था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। पहला क्या था? सेल जो है वो किसी भी लाइफ ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लाइफ के फॉर्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिक यूनिट है। उसी से ही सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं। ये है दूसरा पॉइंट। पहला सेल के बारे में, दूसरा ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इन दोनों को कंबाइन करते हुए रुडोल्फ वर्शो ने एक और स्टेटमेंट जारी की कि बेटा सेल जो है ना वो पहले के सेल से ही बने हुए होते हैं। अब जो सबसे पहला सेल होगा, दुनिया का सबसे पहला सेल जो बना होगा, जिससे सारे सेल्स बनने शुरू हुए, वो कैसे आया इस दुनिया में, वो सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे इवोल्यूशन में जब आप अगले क्लास में जाओगे। वैसे तो अब तो सीबीएसई में इवोल्यूशन वाला टॉपिक कट हो गया है, पर मैं पढ़ा दूंगी अगर आप लोग बोलोगे तो। अगर आप दूसरे बोर्ड से होगे तो वो सारी चीजें मैं पढ़ा दूंगी, तो वो अभी आप लोगों के जानने के लिए जरूरी है नहीं। इतना बस जानो कि जितने भी सेल्स इस दुनिया में है वो किसी ना किसी प्री एग्जिस्टिंग, पहले के एग्जिस्ट किए हुए, सरवाइव किए हुए सेल से ही बने हुए हैं। एंड सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं, और सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। उससे छोटी कोई यूनिट ही नहीं है। इतने इस यूनिट से ही सारे सेल्स के ही एग्रीगेशन से, इसी एक यूनिट के बहुत सारे फॉर्मेशन से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से लिखा भी है कि द थर्ड पॉइंट वाज एडेड बाय वर्शो एंड देन सेल थ्योरी वाज नोन एज मॉडिफाइड सेल थ्योरी। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप मॉडिफाइड सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स लिखो, यू हैव टू राइट ऑल द 3 पॉइंट्स। अगर आपसे बोला जाता है कि सिर्फ श्लिडन एंड श्वान के प्रपोज किए हुए सेल थ्योरी को लिखो, यू जस्ट हैव टू राइट 2 पॉइंट्स। 3 लिखते हो तो भी कोई बात नहीं है, 2 लिखोगे तब भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। पर ऐसा नहीं करना कि पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट लिख दिए तो समझ में आ गया कि 2 में से 3 में से 2 तो लिखा ही है, ऐसा नहीं करना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल सच एज अमीबा। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो एक सेल से ही बना है, मतलब वही एक सेल है, वो मूव भी कर रहा है, उसी सेल के अंदर डाइजेशन भी हो रहा है, उसी सेल में रेस्पिरेशन भी हो रहा है। हर तरह का जो फंक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए करना चाहिए और किया जाता है, वो सारी चीजें, वो सारे फंक्शंस उसमें हो रहे हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स दैट कंटेन वेरियस सेल्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो यूनिसेलुलर फंजाई का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। अमीबा इस तरह का दिखने वाला, ये सिंगल सेल है, एक ही सेल है ये, दिस इज जस्ट अ सिंगल सेल। इसे आप ये भी नहीं कह सकते कि ये बहुत कोई डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, ये कोई डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है।
फिर आ जाता है यूग्लिना, ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। पैरामीशियम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट, फाइन। तो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, अगर वो सिंगल सेल से बना हुआ है तो वो क्या होगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही कहलाएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही कहलाएगा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या एग्जांपल्स दिए गए हैं, इंसेक्ट्स है, ह्यूमन बॉडी है, प्लांट बॉडी है, फंगस है, जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स को आप अपने नेकेड आई से देख सकते हो, ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मल्टी सेल्स, मल्टीपल सेल्स, ठीक है, बहुत सारे सेल्स के एग्रीगेशन से उनकी बॉडी बनी हुई होगी। नाउ माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं, हाउएवर दिस टॉपिक मे नॉट कम इन योर एग्जाम. It is an optical instrument used for viewing very small objects such as mineral sample or animal or plant cell, typically magnified several hundred टाइम्स. अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप एक सेल को अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते. रुडोल्फ वर्शो ने क्या किया था, उन्होंने पॉन्ड वाटर को कलेक्ट करके रुडोल्फ वर्शो ने, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने क्या किया था, उन्होंने पॉन्ड वाटर के सैंपल को कलेक्ट करके एक छोटा सा ड्रॉप माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड में डालकर उन्होंने नोटिस किया कि उसमें बहुत सारे लिविंग सेल्स भी चल फिर रहे हैं एंड लिविंग है. बेसिकली लिविंग कैसे आप देखकर बता सकते हो, लोकोमोशन कर रहा है, कुछ ना कुछ हरकतें कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, राइट. तो क्या होता है कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप किसी भी चीज को कम से कम सेवरल टाइम्स, मतलब कि 7 गुना 10 गुना 20 गुना ज्यादा मैग्नीफाई करके उस चीज को देख सकते हो. दिस इज अ instrument, this instrument is known as microscope. Very small object such as mineral samples या animal या plant के cells. मैं कोशिश करूंगी बच्चों, मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक माइक्रोस्कोप का थोड़ा सा अरेंजमेंट हो जाए ताकि मैं आप लोगों को चीक के सेल्स, अनियन के सेल्स, ठीक है, और जो भी सेल्स अवेलेबल हो सकते हैं मुझे, लिविंग या फिर नॉन लिविंग, मैं आप लोगों को वो माइक्रोस्कोप में उसको उस स्लाइड को प्रिपेयर करके दिखाऊंगी. कभी ना कभी तो ये होगा. मैं चाह रही हूँ कि इसी महीने या फिर नेक्स्ट मंथ में पक्का आप लोगों को एक वीडियो के फॉर्म में बहुत सारे सेल्स दिखाऊं. इजी है, आप अपने आंखों से देखोगे, मैं उसको कैमरा में रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगी कि अंदर में क्या दिखाई दे रहा है. तो फिर आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होता है. हम जब क्लास 9th में थे तो मैंने चीक के सेल्स देखे थे अपने माइक्रोस्कोप में. बहुत अच्छा था, मतलब एक एनिमल सेल का जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है ना, वो सारी चीजें उसमें थी, सारे सेल ऑर्गेनल्स थे. अनियन का जब सेल मैंने देखा था तो उसमें सेल वॉल था बहुत ही स्टिफ सा. तो वो सारी चीजें देखकर बहुत मजा आता है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है. तो आई विल ट्राई कि मैं एक माइक्रोस्कोप अरेंज कर लूं एंड फिर आप लोगों को ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाऊं. चलिए, टाइप्स ऑफ सेल बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस. 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल. अब जो प्राइमरी डिस्टिंक्शन यानी कि प्राइमरी डिफरेंस होता है बिटवीन दीज 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो होता है कि यूकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होती है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होती है. मेम्ब्रेन बाउंड के अलावा हम लिख सकते हैं वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स में होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होती नहीं. न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाली जो क्रोमोसोम है वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है सेल के अंदर. कोई न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कुछ खास नहीं होता. यहाँ पर देखो प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो बाहर ऐसा वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम पिलाई या पाइलस बोलते हैं, ठीक है. सिंगुलर है तो पाइलस, अदरवाइज पिलाई.
ये साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर वाला जो फ्लूइड होता है। राइबोसोम से जो छोटे छोटे रेड डॉट्स देख रहे हो आप, और ये जो आप थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो इसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और न्यूक्लियोइड कंसिस्ट ऑफ डीएनए सेगमेंट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो बाहर का जो लेयर है, जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उससे भी बाहर जो एक और लेयर होती है थोड़ी सी स्टिफ, दैट इज अ सेल वॉल। सेल वॉल बैक्टीरियल सेल में और प्लांट सेल में पाया जाता है, दोनों के बीच एक मेजर डिफरेंस होता है। जो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन बैक्टीरियल सेल में है वो प्लांट सेल में नहीं है। बैक्टीरिया के सेल में एन एसिटिल ग्लूकोसेमिन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड पाया जाता है, जबकि प्लांट का सेल सेलुलोज का बना हुआ होता है। थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, कोई बात नहीं, आप अपने लेवल पर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं भी याद होगा तो कोई बात नहीं। यूकैरियोटिक सेल में देखो कितना प्यारा सा ये सेल है, ये इसके अंदर सेल में, इसके बाहर मतलब लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन की कोटिंग है, फिर अंदर ये न्यूक्लियस दिख रहा होगा आपको, ये वाला पोर्शन इज न्यूक्लियस, उसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है जो ये पूरा ब्लू कलर का दिख रहा है, ये सब साइटोप्लाज्म है, ये गोल्जी एपरेटस है, लाइजोसोम है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनएज है, प्रॉपरली सारे के सारे ऑर्गेनेल्स एंड एवरीथिंग इज वेल अरेंज्ड इन अ यूकैरियोटिक सेल, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो न्यूक्लियस के अंदर होने वाला जो डीएनए है वो यहाँ पर पूरे सेल में एक थ्रेड की तरह न्यूक्लियोइड के फॉर्म में डीएनए सीक्वेंस उसमें घूम रहे होते हैं। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस ऑफ अ टाइप ऑफ सेल। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंसेस दिए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। देखो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताया कि आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, दैट इज सेल थ्योरी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो चलो जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं कि दोनों के बीच का क्या डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज होता है वो यूजुअली काफी स्मॉल होता है, 1 से 10 माइक्रोन के बीच में। यूकैरियोटिक सेल्स जनरली उससे थोड़े से बड़े सेल्स होते हैं, यूजुअली 5 to 100 माइक्रोन। इसमें पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट है जो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस is present सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस को भी सराउंड करने वाला एक मेम्ब्रेन है। और प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन तो छोड़ो, न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड तरीके से है ही नहीं। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनेल्स आर परफॉर्म्ड बाय अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पे सब कुछ प्रोकैरियोट्स में सब कुछ अनऑर्गेनाइज तरीके से है, कुछ भी वेल अरेंज नहीं है, जबकि यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनेल्स परफॉर्म करते हैं सेवरल फंक्शंस या स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक ऑर्गेनेल का अपना खुद का कोई फंक्शन होता है, अपना खुद का कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है वो उसको पता है और वो करता है। फिर लाइजोसोम क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा है, राइबोसोम्स का क्या काम है, लाइसोसोम्स का क्या काम है, गोल्जी बॉडीज का क्या काम है। एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड और सारे के सारे ऑर्गेनल्स अपना अपना फंक्शन स्पेसिफिकली परफॉर्म करते रहते हैं। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से सेल के अंदर कोई भी एक्टिविटी चल रही होती है, कोई भी सेल ऑर्गेनल जो है वो कुछ भी कर रहा होता है। ठीक है, सेल डिवीजन यूजुअली टेक प्लेस बाय सिंपल फिजन मेथड। यूजुअली सेल डिवीजन किस तरह के मोड से हो रहा है, सिंपल फिजन, बाइनरी हो या मल्टीपल फिजन हो, फिजन ही होता है, यानी कि वन सेल ब्रेक्स इनटू 2 और मोर देन 2 सेल्स। यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है बाय द मोड ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस के बीच का डिफरेंस भी मैं आप लोगों को समझा दूंगी। माइटोसिस एक ऐसा तरह का सेल डिवीजन है जो हमारे बॉडी के सेल्स में, हमारे सोमैटिक सेल्स में होता है, जबकि मियोसिस एक ऐसा तरह का सेल डिवीजन है जो हमारे जर्म सेल्स में हो रहा होता है। जर्म सेल्स यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में जिस तरह के सेल डिविजन्स होते हैं उसे हम कहते हैं मियोसिस। एग्जाम्पल्स है
प्रोकैरियोट के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसका दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, कहीं पे भी पूछा जा सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इसका ये दोनों अलग अलग नाम क्यों, यहाँ कहीं पर लिखा है एल्गी, कहीं पे लिखा है बैक्टीरिया, ऐसा क्यों है? ब्लू और ग्रीन ये जो कलर है ना, दोनों का कलर का जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा सा सियान कलर से मैच करता है। सियान कलर आप सर्च करना गूगल पे, आपको लगेगा कि ये ब्लू भी है हल्का हल्का और ग्रीन भी है हल्का हल्का, तो दोनों का मिक्सचर टाइप का ये कलर है। तो सियान कलर से आ गया साइनो। और ये जो एल्गी है ना, ये एल्गी सिर्फ इसलिए कहला रहा है क्योंकि इसके पास कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, अदरवाइज इसके अंदर कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, किसी भी तरह का अरेंज सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है, बहुत ही छोटा सा ये ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल के ही इसमें फीचर्स हैं, इसीलिए इसे साइनो बैक्टीरिया बोला जाता है। और एल्गी सिर्फ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि प्लांट किंगडम में सबसे जो लोएस्ट फॉर्म का जो प्लांट होता है वो एल्गी होता है। यहाँ पे इसको एल्गी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह प्लांट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल पाई जाती है, वैसे एल्गी में भी, यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी में भी पाई जा रही है। तो एक तरह से ना ये प्लांट है ना ये बैक्टीरिया है, मोर ओवर बैक्टीरिया ज्यादा है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और थोड़ा बहुत प्लांट से रिजेंबल करता है क्योंकि इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या फिर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। आ जाते हैं शेप ऑफ सेल में। अगर आपको लगता है कि एक सेल का जो शेप है वो एक ही जैसा होता है, देन यू आर रॉन्ग। सेल के बहुत सारे शेप्स होते हैं, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के ही बॉडी में आप देख सकते हो स्क्रीन पर कितने तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। शेप ऑफ द सेल में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म इन एन ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह का फंक्शन वो सेल परफॉर्म कर रहा है उस पे डिपेंड करता है कि उस सेल का शेप क्या होगा। सेल्स आर केपेबल ऑफ चेंजिंग देयर शेप, यानी कि सेल्स अपना शेप चेंज करने के लिए भी केपेबल होते हैं, उसमें भी उनको कोई दिक्कतें नहीं आती है। यहाँ पे देखो स्मूथ मसल सेल कैसा स्पिंडल शेप का है, बहुत ही पतला सा, ठीक है, नैरो एंड लॉन्ग स्लेंडर लाइक। ब्लड सेल्स देखो इस तरह के ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नर्व सेल देखो कितना ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है नर्व सेल का। अगली क्लास में जब आप जाओगे, 10th में जब आप जाओगे, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्व सेल के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो चलो 10th में तो अभी आप नहीं हो, 9 तक ही रहते हैं, तो यहाँ पे देख लो नर्व सेल कितने सुंदर, कितने ब्यूटीफुल हैं। फैट सेल देखो कितना ही ज़्यादा ब्लंट और फ्लैटन टाइप का है। बोन सेल्स देखो किस तरह के होते हैं। स्पर्म देखो, एक छोटा सा स्पर्म जिससे आप लोग इस दुनिया में आए हो, वो कैसा होता है। ओवम देखो जो अगेन स्पर्म के साथ इक्वली पार्टनरशिप में है आपको इस दुनिया में लाने के लिए, वो ओवम किस तरह के शेप का होता है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के कुछ ही सेल्स के शेप्स यहाँ पर दिए गए हैं। पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स, उनके बॉडी के सेल्स, अलग अलग तरह के सेल्स कैसे कैसे होंगे और कितने ज़्यादा डाइवर्स और कितने ज़्यादा वैरायटी के शेप्स होंगे उन सेल्स में। अब एक सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है ये हम लोग देख लेते हैं, और जितनी चीज़ें भी पाई जा रही है अगले लेक्चर से हम लोग उसे इंडिविजुअली पढ़ना शुरू कर देंगे। सो द साइटोप्लाज्म यानी कि सेल के अंदर का जो फ्लूइड, अच्छा चलो मुझे ये बताना था ना कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है। चलो, सो अ प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में आया? प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के बाहर पूरा साइटोप्लाज्म है जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स फ्लोट कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी सेल का जो पोर्शन होता है उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। दोनों को मिलाकर, दोनों के फ्लूइड को मिलाकर पूरा ओवरऑल जो लिक्विड मिक्सचर होता है, लिक्विड सॉल्वेंट सा होता है, लिक्विड
फ्लूइड सब्सटेंस होता है, दैट फ्लूइड इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, एंड प्रोटोप्लाज्म हैज द कैपेसिटी टू गिव बर्थ टू अ लिविंग सेल। प्रोटोप्लाज्म का भी फ्यूजन होता है तो एक नया सेल जन्म ले लेता है। तो प्रोटोप्लाज्म इज अ लिविंग सेल कॉन्स्टिट्यूएंट, लिविंग सेल फ्लूइड। फाइन, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच का डिफरेंस। नाउ एक साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है ये देखो, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, उसके अंदर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलस। पढ़ेंगे सबके बारे में, इंडिविजुअली पढ़ेंगे। राइबोसोम्स, छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। फिर आ जाता है वेसिकल्स, छोटे छोटे इंक्लूजन्स होते हैं। रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटे छोटे राइबोसोम के बीट्स होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि वो लिपिड की सिंथेसिस कर रहा होता है। गोल्जी एपरेटस, जितना भी प्रोटीन बन गया या जितने भी अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बने सेल में, उसकी पैकेजिंग करने का काम गोल्जी एपरेटस का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, which is a site for respiration and production of energy, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। वैक्यूल, एक बड़ा सा हॉलो सा स्ट्रक्चर सेल के अंदर, यूजुअली प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, जो इसमें सेल सैप कंटेंट होती है। साइटोसोल, लाइजोसोम, सेंट्रियोल्स, ये सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसका अपना खुद का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सेल इंक्लूजन्स, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे कि रिजर्व फूड है, एक्सक्रीटरी या सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, ये और मिनरल मैटर है। इन सब के बारे में हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे और अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना। आई होप बच्चों कि आज का लेक्चर आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया और समझ में भी आया। कहीं पर भी कोई दिक्कत होगा प्लीज डू कमेंट बिलो, एंड मैं उससे रिप्लाई के फॉर्म में या फिर अगले सेशन में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी, डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हो देन प्लीज डू गिव अ लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड हेल्प देम आल्सो टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन अ बेटर वे। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।